बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वॉइस ऑफ जम्मू कश्मीर पर मैं हूं मिर्जा शफीक, सच के साथ। सच कहना, सच सुनना, सच सुनकर उसको बर्दाश्त करना, सच पर इस्तकामत के साथ खड़े रहना इंसानियत की मिराज है। और मेरे मेहमान वो हैं जिन्होंने सच का साथ दिया और सच की खातर सऊदत बर्दाश्त की, जैसा कि मैं हर दफा आपको बता चुका हूं। लेकिन उनके बारे में मुझे नई नई बातें जो मालूम होती रहती है, तो मैं मजीद उनसे बातें करता रहता हूं, उनसे पूछता रहता हूं। लेकिन वो एक बज़म है, वो एक बंद किताब की तरह सारे सफात खोलने नहीं देते। शायद कि वो कुछ छुपा के भी रखना चाहते हैं जो हम पे जाहिर हो, शायद हम फिर सच से डगमगाना ना कहीं शुरू कर दें। खैर, उनकी मेहरबानी। आज नाजरीन, बात होगी पाकिस्तान के हालात हाजरा पे, सियासी सूरत हाल पे, सियासी इलाकाई सूरत हाल पे, और जो हमारा ये जो इस पार कश्मीर जिसको हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं और उस तरफ हम मकबूजा कश्मीर कहते हैं, इस कश्मीर की कुछ सियासी सूरत हाल, आमदा इलेक्शन। लेकिन उससे पहले मैं आज आपको एक बड़ी दो बातें, तीन बातें बड़ी छोटी छोटी बताता हूँ। लाहौर में एक मशहूर पतंगबाज होते थे जो जो गुडियां चढ़ाते हैं। बस जब अल्लाह देता है तो छत फाड़ के देता है, आसमान से बारिश के कतरों की मानद फिर कुछ देता है। फिर वो एक नहायत ही तगड़ी टॉप वन ऑफ पाकिस्तान शख्सियत के समधी बन गए, यानी उन्होंने कुड़म बन गए। जब बन गए तो बस फिर अल्लाह ने ऐसे देना शुरू किया कि DHA लाहौर के करता धरता वही, तमाम मामलात हाल करने में वही। और ये DHA वही है जहां पे एक दफा एक सबसे बड़ी तकड़ी शख्सियत के बेटे के प्लाजे की खबर आई थी और अल्लाह ने उनको ऐसा कामयाबी की तरफ गामजन किया है कि अल्लाह ही अल्लाह। तो मैंने कहा कि ये भी अपने नाजरीन से बता दूं कि आप ला तकनतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से उम्मीद ना होया करें। कभी कभी ऐसे भी छत फट जाते हैं। एक और खबर है कि हमारा ये जो पाकिस्तान के मोहतरम वज़ीर आज़म रियासत मदीना के जनाब इमरान खान साहब, इनके एक बड़े प्यारे दोस्त थे आरफ नकवी, जो बराज कंपनीज के वो करता धरता थे। उनको ब्रिटेन जो बरतानिया की अदालत है उसने कह दिया जी कि अब हम आपको भेजेंगे उधर, क्या कहते हैं, अमेरिका वालों के पास। और ये आरफ नकवी क्या है, ये 1960 में कराची में कहीं पैदा हुए। उसका ब्रिटिश नेशनल ने 2002 में बराज कंपनी की वो बुनियाद रखी और 5 अप्रैल 2019 को बरतानिया ने इनको गिरफ्तार किया। और वो गिरफ्तार किया यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की वारंट पे। और उनके ऊपर 203 मिलियन डॉलर का जो उन्होंने सेहत के लिए इन गरीब मुल्कों में कोई हमारे कोई ऐसे वैसे करना था ना या कहीं, उसके लिए वो लिए थे, तो उसके फ्रॉड में हैं। तो उनका अपना कैरियर तो 1999 में वो ऐसे ही था। 2002 में उनको पाकिस्तान की 2007 में पाकिस्तान की गवर्नमेंट उनको 17 इम्तियाज से भी नवाजा और 2015 में उन्हें BNP से एक ग्रांड प्री जो अवार्ड है वो भी दिया गया था। खैर, अब हम आते हैं अपने असल मामलात की तरफ। मैं अपने नाजरीन और अपनी तरफ से जनाब सरदार शौकत अली कश्मीरी, चेयरमैन मुत्तहिदा कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी को अपने प्रोग्राम में खुश आमदेद कहता हूं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जनाब, बहुत शुक्रिया। मैंने दो चार बातें पहले ही कर दी हैं, ऐसे ही वो अपने नाजरीन से थोड़ा सा उनको भी बता दूं कि मेरी भी मालूमात है, मैं भी थोड़ा थोड़ा पढ़ता रहता हूँ। तो वो मैंने बताया कि वो एक अल्लाह जब देता है तो ऐसे देता है, ये नाजरीन कहीं ऐसे ना हो कि कहें जी हमें तो कुछ भी नहीं मिल रहा पाकिस्तान में, पता नहीं शायद हमारी किस्मत की जगह। मैंने कहा भी किस्मत कभी कभी बदल भी जाती है, वो ऐसे बदलती है। तो शौकत साहब, आप क्या देख रहे हैं आज के हमारे सियासी हालात? हमारी अब तो आज वो जरदारी साहब की बेटी की शादी भी मेरा ख्याल है शुरू हो गई है मेरा ख्याल है आज। जी जी। जी। तो बाकी ये सियासी सूरत हाल क्या चल रही है उधर? चाइना ने अब तड़ी लगा दी, उसने कहा जी कि अगर आप लोग ताइवान के साथ वो करेंगे, उसकी आज़ादी के लिए
स्ट्रगल तो आपके मुल्कों में बहुत सी रियासतें बन जाएंगी, आपके मुल्कों में, यानी जिनको वो मुखातब करना चाह रहा होगा उन्हीं की बात की है ना। जी। ये आप किस तरफ जा देख रहे हैं, हालात किस तरफ जा रहे हैं, ये कोई थर्ड वर्ल्ड, कोई नवी तो जो है वो उसका जो, ये उसकी लपेट में तो नहीं मुल्क आ रहे, और हमारा खित्ता जो है। कबल इसके कि मैं आज के सवाल की तरफ हूँ, अफसोसनाक खबर आपके साथ और आपके नाजरीन के साथ शेयर करना चाहता हूँ, और आपके प्रोग्राम के तवसत से उनके तमाम दोस्त अहबाब और लॉयकीन के साथ इज़हार ताज़ियत भी करना चाहता हूँ। कृष्णदेव सेठी एक मुक़्तदर नाम है रियासत जम्मू कश्मीर का। वो मीरपुर में पैदा हुए, लेकिन 1947 की उस कम्युनल बंटवारे में उधर चले गए। कम्युनलिज्म का शिकार हुए और यहाँ से माइग्रेट करके जम्मू चले गए। तो वह इससे कोई 3 दिन पहले अब इस दुनिया में नहीं रहे। बहुत तारीख साज शख्सियत थे, उनका तारीख का इल्म और इस खिते की तारीख, इस खिते की सकाफत पे वो एक बड़ा नाम थे, और बड़ी बड़ी तहरीकों में, ख़ास करके तरक्की पसंद तहरीक के बानियों में से थे, जिन्होंने आप ये कह सकते हैं कि वहाँ सोशलिज्म, तरक्की पसंदी, सेकुलरिज्म, इन सब आदर्शों की तकमील के लिए अपने ज़माने जवानी से ही स्ट्रगल का आगाज़ किया। और वो उन बानियान में से हैं रियासत जम्मू कश्मीर के, जिन्होंने कि एक गैर तबकाती समाज का ख्वाब जो है वो देखा, और उसके लिए वो स्ट्रगल करते रहे। बहरहाल, चूँकि ये कानून कुदरत है कि बिलाखिर हर इंसान ने, बल्कि हर ज़ीरू ने मौत का मज़ा चखना है। जी। तो जल्द ब देर सब ने ही इस अमल से गुजरना है। तो कृष्णदेव सेठी भी अब हम में नहीं रहे, लेकिन उनकी यादें, उनकी बातें और उनका वो तमाम जद्दोजहद का जो उन्होंने की है, वो हम सब के लिए एक असासा हैं, और हम इस असासे को संभाल के रखेंगे और उनकी आदर्शों की तकमील के लिए अपनी सी जद्दोजहद करते रहेंगे। बहरहाल, मैं उनको खराज अकीदत पेश करता हूँ, और उनके वरसा के साथ, उनके दोस्त अहबाब के साथ, चूँकि उनका बहुत बड़ा हल्का अहबाब था, न सिर्फ मीरपुर में, कोटली में, पुंछ में, जम्मू में, बल्कि पूरी रियासत जम्मू कश्मीर में उनका एक बहुत बड़ा हल्का अहबाब थे, और लोग हैं उनकी शख्सियत से बड़े मुतासर थे, और उनके खुलूस और उनकी मोहब्बत के कायल थे कि वो बिला इम्तियाज़ रंग नस्ल हर इंसान से मोहब्बत करते थे, और इस खिटाई सियासत पे उनकी बड़ी गहरी नज़र होती थी। यकीनन हम उनकी कमी को महसूस करते रहेंगे। वो काफ़ी अरसे से आप ये कह सकते हैं कि बीमार थे, और बहरहाल वो अब हमसे जुदा हो गए। तो हम यही दुआ करते हैं कि उनके लवाहिकीन को सब्र जमील हो, और हम सब लोगों को उन आदर्शों पर चलने की तौफीक अता फरमाए। जहाँ तक के आप के सवाल का ताल्लुक है, तो चीन ने बुनियादी तौर पर ताइवान की लीडरशिप को खबरदार किया है कि अगर आपने कोई आज़ादी का ऐलान किया तो उसके खतरनाक नताइज आपको भुगतने पड़ेंगे। और ताइवान के जो लोग हैं, वहाँ की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो कहते हैं कि हम चीन का हिस्सा नहीं रहना चाहते, ना हम चीन का हिस्सा हैं। हम तारीखी तौर पे एक अलग इकाई हैं, और हम आज़ाद और खुद मुख्तार रहना चाहते हैं। हम चीन के साथ नहीं मिलना चाहते। लेकिन चीन चूँकि उस खित्ते की एक बड़ी ताकत है, जिसके पास मिलिट्री माइट भी है, और इकोनॉमिकली भी आप ये कह सकते हैं कि चाइना जो है वो एक उनकी निस्बत बहुत बड़ा है जी, वो तो अभी। बड़ी पावर है। जी जी। तो लिहाजा लेकिन ताइवान की आज़ादी के हवाले से आपको ये भी पता होना चाहिए कि बहुत सारे मुल्कों ने ताइवान को तस्लीम भी कर रखा है एज़ आज़ाद और खुद मुख्तार मुल्क। और अब भी
यूनाइटेड स्टेट्स हो गए या जापान हो गया, बहुत सारे मुल्क जो है वो ताइवान की आज़ादी को सपोर्ट करते हैं और वो समझते हैं कि ताइवान जो है वो आज़ाद और ख़ुद मुख्तार ही रहना चाहिए, चीन के साथ नहीं मिलना चाहिए। लेकिन सर जंग के अहद के कुछ मायदे ऐसे हैं जिन मायदों के मुताबिक जो है चाइना से वादा किया गया था, जैसे हांगकांग भी बहुत अरसे तक चीन से अलग रहा 100 साल और तकरीबन। और 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 बरतानिया ने उनसे माहिदा कर लिया कि 50 साल के बाद जो है वो जो हांगकांग है वो वापस चीन वापस के कर हवाले देंगे। होगा। लेकिन उसमें कुछ कंडीशंस रखी गई थी, लाइक चाइना के अंदर, रेस्ट ऑफ चाइना में तो आपको पता है कि कम्युनिस्ट पार्टी है, वन पार्टी रूल है। लेकिन हांगकांग के लिए ये कहा गया था कि जी यहाँ जमहूरियत होगी, लोग अपनी पार्टी की बुनियाद पे वोट देंगे और यहाँ जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी का रूल नहीं लगाया जाएगा। तो इस एतबार से ये कहते हैं कि वन कंट्री टू सिस्टम। अभी भी जो ताइवान हांगकांग है उसमें जो है जो जो सरमायादाराना मैशियत है वो राइज है। अगरचे अब चाइना में भी कोई फ़र्क नहीं रहा। जी जी। हाँ, लेकिन बहरहाल ये है कि यहाँ एक आज़ाद मैशियत है जिस पे स्टेट का कंट्रोल उस तरह का नहीं है, लेकिन रेस्ट ऑफ चाइना के अंदर स्टेट कंट्रोल इकोनॉमी है। ठीक है कि उसके जो है वो प्राइवेट इंटरप्राइजेज भी हैं और दुनिया के साथ जो तजारत करते हैं उसके अपने अलग जो आप कह सकते हैं कि सरमायादाराना एथिक्स ही प्रिवेल कर रही हैं एवरीवेयर। तो उसमें ये ताइवान के लोगों की जो है बहुत शदीद ख्वाहिश है कि ताइवान जो है वो आज़ाद होना चाहिए, आज़ाद रहना चाहिए, खुद मुख्तार रहना चाहिए और ताइवान को जो है वो किसी भी ज़ोर ज़बरदस्ती या ताकत के बलबूते पे चीन जो है वो उसको अपने अंदर ज़म ना करे। तो ये कशमकश है और इसमें यकीनन जापान भी है और अमेरिका भी है, इंडिया है। बहुत सारे मुल्क जो है वो चीन को खबरदार भी कर रहे हैं कि आप ताकत का इस्तेमाल अगेंस्ट ताइवानी नहीं कर सकते। तो एक स्टेटस को या एक डेडलॉक मौजूद है। चाइना चूंकि मुज़र है, इस बात पे मुसिर है कि इसको चाइना का पार्ट होना चाहिए, जबकि दूसरे मुल्क जो है वो कहते हैं कि ताइवानी अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक उसकी सालमियत को और उसकी मुख्तारी को जो है ना वो तस्लीम किया जाना चाहिए। तो ये जंग क्या रुख अख्तियार करती है अभी कुछ कहना कबल अज़ वक्त है। लेकिन बहरहाल ये एक आलमी सतह पे एक बड़ा इशू मौजूद है और इस पे किसी वक्त भी इलाकाई जंग भी हो सकती है। अगर चीन ने ज़ोर ज़बरदस्ती की तो यकीनन चीन के खिलाफ इक़दामात उठाने के लिए कुछ इलाकाई और बैनुल अक़वामी ताकतें भी जो है वो इसमें ये अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार खड़ी हैं। तो अब चाइना इस जंग को अवॉइड करने के लिए क्या इक़दामात करता है, ये चाइना की पॉलिसियों पे इन्हसार है कि वो दाखिली किसी ज़रूरत के पेश नज़र ताइवान पे ज़ोर ज़बरदस्ती करता है या ताइवान के अवाम की ख्वाहिशात का एहतराम करते हुए वहाँ पीसफुल जो नेगोशिएशन है उसके रास्ते हमवार करता है। और बैनुल-अक़वामी बरादरी के लिए भी ये एक तरह का लम्हा है, लम्हा-ए फ़िक्रिया है कि अगर अगर ताकत की बुनियाद पे कौमों या इलाकों या लोगों की ख्वाहिशात का एहतराम ना किया गया और इसमें बैनुल-अक़वामी बरादरी ने कोई किरदार ना अदा किया, तो फिर माइट इज़ राइट जो है वो प्रिवेल करेगा और फिर वो तमाम जंगजू या वो इंताब-पसंद जो जो जद्दोजहद के पुरअमन रास्तों के मुखालिफ हैं, तो उनको ये कहने का मौका मिलेगा कि नहीं, आज की दुनिया में किसी भी कौम का मुस्तकबिल जो है वो ताकत से ही हल होता है और ताकत के ज़ोर पे ही उसको आज़ादी दिलाई जा सकती है। तो यानी यूँ कह लीजिए कि पुरअमन जद्दोजहद के रास्ते जो है न सिर्फ मुश्किल हो जाएँगे बल्कि वो मसदूद भी हो जाएँगे और पूरी दुनिया में जंग के शोलों को हवा देने वाली कुव्वतें जो हैं वो ज़्यादा ज़ोर और शोर से ये नारे लगाएँगी और शायद इस ज़ोर और शोर में अमन की ख्वाहिश रखने वाली कुव्वतों की आवाज़ दब के रह जाए।
तो मैं यही समझता हूँ कि आज के जो मदब्बरीन हैं, जो बैनुल-अक़वामी बरादरी है, वो अपना किरदार अदा करे और तमाम वो हुकूमतें जो ताकत के बलबूते पे कौमों की जो ज़िंदा रहने की, आज़ाद रहने की ख्वाहिश है, उसको ज़ोर ज़बरदस्ती से दबाने के बजाय वो रेफरेंडम की तरफ जाएँ, वो कौमों की ख्वाहिशों का एहतराम करें। ये मेरी है। तो किसी वक़्त हम ताइवान पे पूरा एक हिस्टोरिकल गुफ्तगू करेंगे कि कब चाइना और ताइवान एक था, फिर किस वक़्त उसने अलहदगी इख्तियार की और चाइना को ये गलतफ़हमी या ये उसका क्लेम जो है इसमें किस हद तक जो है वो कोई हकीकत है और जो ताइवान के आज की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो डिमांड है या वो ये जो आज़ाद और खुद मुख्तार रहने की जो ख्वाहिश किए हुए हैं, इसके अंदर तारीख़ कितनी एक उनकी इस ख्वाहिश को सपोर्ट करती है। तो इस पे कोई तफ़सीलन गुफ्तगू करेंगे, जैसे हमने इंशाअल्लाह। पहले तो भी कहा था कब कि जो किसान मूवमेंट है इंडिया के अंदर जिसने अब नया टर्न लिया हुआ है, उस पे भी हम तफ़सीलन गुफ्तगू। कोई अगला प्रोग्राम करेंगे हम मुकम्मल उस पे। जी, आज की एक और बात आपसे, क्योंकि हम तो फिर पता है आपको कि जिस खित्ते में जिस तरफ रहते हैं, हमें तो उनके मामलात से, अपने मामलात से ज़्यादा दिलचस्पी होती है, अपनी आवाम के साथ अपने नाज़रीन को उनके बारे में बताना बेहतर होता है। ये एक वो अदारा है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, जी। इन्होंने पहले भी वो नवाज शरीफ साहब के दौर में भी रिपोर्टिंग की थी, जरदारी साहब के दौर में भी, उससे फिर हमारे जो ये जो पाकिस्तान के मोहतरम वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने, इन्होंने एक इस्लामाबाद में धरने में भी कहा था कि ये देखें, ये मैं नहीं कह रहा, ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है। और कल उन्होंने परसों एक रिपोर्ट शाया कर दी है। अब हुँ, उस पर बड़ा वो फड्डा बना हुआ है कि रफड़ बन गया जी कि ये क्या हो गया है। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान ने तरक्की की है ये हुँ, पिछले 2.5 साल में। उन्होंने कहा जी वो कैसे, उन्होंने कहा जी वो गए करप्शन जो थी ना, उस पर मजीद आगे चला गया है दुनिया में। यानी ਜਿਹੜੀ उसकी पहली रेशो थी ना, वो उनके दौर में उससे ये बढ़ गए हैं। और ये करप्शन हो कहाँ रही है, मसला ये है सारा। जबकि सेहत के मुलाजमीन मुजाहरा करते हैं कि जी हमें कुछ नहीं, हमारे वाजबात नहीं दिए जा रहे, हमें हमारी पोस्ट नहीं दी जा रही। क्लर्कों के मुजाहरे इस्लामाबाद में हो रहे हैं, LHVs के मुजाहरे हो रहे हैं, जो लेडी हेल्थ विजिटर्स हैं, और उनके ऊपर उनको तशद्दुद भी किया जाता है। वो पार्लियामेंट के दरवाजे तक आते हैं, कोई वजीर उनको मिलने नहीं जाता। और ये आज एक और ख़ास बात बताऊं कि PTI के एक वजीर हैं सीनियर पंजाब में, अब्दुल अलीम खान। उन्होंने परसों कल वो अपनी हाउसिंग सोसाइटी के कब्जा ग्रुप को भेजा, तो एक बंदा मार दिया, एक बंदा जख्मी हो गया। तो आज उन पर भी दहशतगर्दी वगैरह का पर्चा बन गया है। तो ये जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट होती है, इसके बारे में जरा हमारे नाजरीन को आप थोड़ा खुलकर बताएं कि इनका क्या, इसकी हैसियत क्या होती है, इनका क्या तरीकाकार होता है कोई रिपोर्ट। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि पाकिस्तान को ऐसे ही कोई ऑर्गेनाइजेशन उठ के बदनाम करना शुरू कर दे, अच्छा तो नहीं है ना। देखिए जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है, जी। इसका हेडक्वार्टर ब्रसल्स में है और ये तकरीबन दुनिया के सारे ही मुल्कों में ऑपरेट करती है अच्छा। और मुख्तलिफ इदारों के साथ जो है वो तावन से ही, यानी मुल्की, जैसे जब पाकिस्तान की रिपोर्ट मरतब करेगी तो यकीनन जो है वो पाकिस्तान के बहुत सारे इदारों के साथ मिलके, वहाँ की NGOs के साथ, वहाँ की शख्सियात के साथ, या वो लोग जो पॉलिसी मेकिंग में कोई ना कोई उनका, और फिर वहाँ से एक परसेप्शन लेते हैं कि भई यहाँ इस वक्त इस हुकूमत के बारे में लोगों की अमूमी परसेप्शंस क्या है। अच्छा, उस परसेप्शन का तरीकाकार उन्होंने ये रखा हुआ है कि जो वहाँ सर्वे होते हैं, जो मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशनें करती हैं, जो जी। जिनकी कहीं ना कहीं क्रेडिबिलिटी तो होती ही है। जी। तो और वो सर्वे एक असर भी डालते हैं पॉलिटिक्स में भी, और ज़ाहिर है कि इंडिकेटर्स बताते हैं कि इस मुल्क की जो जो इस वक्त की सियासी सूरत हाल है, माशी सूरत हाल है, इंतज़ामी सूरत हाल है, वो क्या है। तो ये बेसिकली डेटा उन ऑर्गेनाइजेशनों से से लेते हैं जो ऑर्गेनाइजेशनें मसलसल हर 6 महीने के बाद, साल के अंदर 2-3 ऐसे सर्वे करते हैं, और उसमें जो परसेप्शन
बिल्ट होती है, इनके अपने रिसर्चर्स होते हैं जो उस रिसर्च के नतीजे में देखते हैं कि किन किन इन सर्वेज के नतीजे में कौन कौन सी फील्ड्स हैं जिसके अंदर किसी हुकूमत ने तरक्की की है या तनाज़ुली का शिकार हुई है। तो इनकी जो मेथडोलॉजी है वो काफ़ी हद तक साइंटिफिक है, और मैं समझता हूँ कि ठीक ये तो हमारी अमूमी और ख़ास करके तीसरी दुनिया की हुकूमतों का ये वतीरा रहता है कि जब कोई बात है उनके खिलाफ हो तो वो जी उस ऑर्गेनाइजेशंस के मैंडेट को ही चैलेंज कर देते हैं, उसको अंडर एस्टिमेट करना शुरू कर देते हैं, उसके खिलाफ एक प्रोपेगेंडा शुरू कर देते हैं। ऐसे ही जैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल है, तो एमनेस्टी इंटरनेशनल अगर पाकिस्तान के बारे में, ह्यूमन राइट्स के बारे में बात करे, तो पाकिस्तान की फौरी तौर पर जो वजारत जो है वो उसको डिनाई करेगी और उसको प्रोपेगेंडे से ताबीर करेगी। यही हाल दूसरे मुल्कों का भी है कि अगर किसी जगह बांग्लादेश हो, इंडिया हो, भूटान हो, चीन हो, कोई और मुल्क हो, तो उसके अंदर भी अगर वो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस का जिक्र करे तो वो हुकूमतें इस बात को एक्सेप्ट नहीं करती कि हाँ हमारे यहाँ इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हुई हैं, और हम एक ज़िम्मेदार हुकूमत के तौर पर उन खिलाफ वर्जियों की तहकीकात भी करेंगे, और हम चाहेंगे कि वो खिलाफ वर्जियाँ जो है वो रिपीट ना हों और लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। ये अभी तक ज़िम्मेदाराना एटीट्यूड जो है वो हमारी हुकूमतों का नहीं बन पाया, जिसकी वजह से हमेशा हम डिनाइल मोड में होते हैं। कोई हकीकत भी सामने आ जाए तो मजाल है कि हम उसको तस्लीम कर लें कि हाँ ये कुछ हमारे हुआ है। नहीं, हम हमेशा जो है वो उसको उसकी तरदीद करते हैं। तो इसी तरीके से ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के साथ भी यही होता है कि जिन जिन हुकूमतों को वो रेटिंग देते हैं कि इस मुल्क के अंदर जो है वो करप्शन में, लॉलेसनेस में, जुडिशरी के यानी अदल के निज़ाम में कोई इम्प्रूवमेंट हुई है या कोई डिक्लाइन हुआ है, तो वो अमूमी तौर पर हुकूमतें उसको रिजेक्ट करती हैं, और पाकिस्तान भी उनमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। यही वजह है कि पाकिस्तान ने कि जो मुख्तलिफ वज़रा हैं और जो मशीरान हैं, वो एमनेस्टी इंटरनेशनल की इस रिपोर्ट को जो है वो डिनाई कर रहे हैं, बल्कि वो कंफ्यूज करने के लिए ये भी कहते हैं कि ये तो दरअसल ये रिपोर्ट जो है वो 2018 के बारे में है, कुछ कहते हैं 2017 के बारे में है, लेकिन 2020 जी, मैंने हाँ, वो पूरा पढ़ा है। इसमें हम लोग 5 मुल्कों के बराबर आते हैं। पाकिस्तान के साथ खड़ा है शाने से शाना मिला के बोलीविया, किर्गिस्तान, मेक्सिको और कीनिया। तो पहले इस बात को समझ लिया जाए कि हवाला जात के तौर पर जब तकाबल किया जाता है और इंटरनेशनल जो मतलब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जब रेटिंग करती है, तो वो अगर ये करार देती है कि इस मुल्क ने इस फील्ड के अंदर जो है यहाँ डिक्लाइन किया, ये यहाँ इसने जो है वो कमी हुई है इसमें, या इसमें बढ़ोतरी हुई है, जी तो उसमें वो हवाला जात के तौर पर माजी की हुकूमतों, माजी के सर्वे जो होते हैं, उनका भी वो जिक्र करती है। तो लिहाजा इसमें अगर कोई 2018 के किसी सर्वे का जिक्र है या 2019 के सर्वे का, तो वो एक हवाले के तौर पर है। वो रिपोर्ट जो है, और ये कह देना कि कई लोगों को जी अंग्रेजी नहीं आती तो लिहाजा वो इसको गड़बड़ कर देते हैं। सवाल ये है कि क्या ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने 2016 को नहीं रिपोर्ट छापी, 2017 को नहीं छापी, 2018 को नहीं छापी, तो उस वक्त तो 2019 और 20 का कोई हवाला नहीं था। जी जी सो आज जब 2021 में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट छप रही है, तो वो यकीनन 2000 जो है वो 20 के बारे में है, और 2020 में जो इंडिकेटर उसने शो किए हैं वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान में जो करप्शन हुई है, पाकिस्तान में जो निज़ाम अदल है, इसमें डिक्लाइन आया है, इसमें निज़ाम अदल में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुई है, और करप्शन पे कोई कदगन नहीं लगी, बल्कि करप्शन बढ़ी है, लॉलेसनेस बढ़ी है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो कटेल हुई है। तो लिहाजा उन मुल्कों की कैटेगरी के अंदर पाकिस्तान जो है वो अब 124वें नंबर पे है, जो 2018 में पाकिस्तान जो है वो 116 या 17 नंबर पे था। तो इसमें इजाफा हुआ है, और क्रक्स इसका यही है कि पाकिस्तान के अंदर जो 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 मसाइल हैं वो बड़े हैं,
रिश्वत बढ़ी है, करप्शन बढ़ी है, और लोगों की सोचों पे पहरे ज्यादा बैठाए गए हैं। तो आइडियल सिचुएशन तो हमने कभी भी ये नहीं कहा कि कोई भी ऐसी हुकूमत है जिस हुकूमत के अंदर जो है वो कोई आइडियल सिचुएशन रही है, या वहाँ मुकम्मल तौर पर जो है वो रूल ऑफ लॉ है। लेकिन जो तकाबल किया जाता है माजी की हुकूमतों से, तो इस हुकूमत ने, या आज 2021 में जब पाकिस्तान के इंडिकेटर्स को देखा जा रहा है, तो उन इंडिकेटर्स के मुताबिक यह है कि यहाँ करप्शन बढ़ी है। अब चूंकि हुक्मरानों के, खास करके जो मोहतरम इमरान खान साहब के जो दावे थे, उनका तो एक ही दावा था कि हम इस मुल्क को करप्शन फ्री करेंगे। और उन्होंने तो 30 दिन कहा था कि, और फिर साथ में बहुत सिंबॉलिकली और बहुत लाउडली ये कहा था कि जब सरबराह जो है वो करप्ट नहीं होता तो उसका फैज जो है वो पूरी सोसाइटी पे ऐसे पड़ता है कि करप्शन खुद ब खुद नापैद हो जाती है। और हम 30 दिन के अंदर, तो मैं तो बिलखुसूस उन लोगों में से था, और हमारी बहुत लोगों के साथ उस वक्त भी कभी पाकिस्तान के हालात पे जब बहस मुबासा होता था, तो मैं ये कहता था कि ये बहुत बुलंदबांग दावे हैं और इन 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 दावों में कोई सच्चाई नहीं है। क्योंकि करप्शन जो है उस वक्त तक किसी सिस्टम, किसी किसी जगह खत्म नहीं हो सकती। और पूरी दुनिया में आज, जिनमें बल्कि कई लोग कहते हैं ना जी जमहूरियत आ जाएगी अगर बहुत सही रियल डेमोक्रेसी आ जाए तो रिश्वत खत्म हो जाएगी। भाई, जिन माशरों के अंदर रियल डेमोक्रेसी है, आज भी कोई मुल्क ये दावा करके नहीं कह सकता कि वो मुल्क जो है वो करप्शन फ्री सोसाइटी वो है। तो सर न्यूजीलैंड और ये स्विट्जरलैंड और सिंगापुर भी बीच में शामिल है, तीसरी। लिहाजा जिस वक्त जो है वो करप्शन को बहुत ज्यादा है, पाकिस्तानी सियासत के अंदर जो है वो हाईलाइट किया जा रहा था, और पाकिस्तान के सारे मसाइल को करप्शन के साथ जोड़ा जा रहा था, तो मैं उस वक्त भी ये बात कहता था। और हमारे बहुत सारे अहबाब है जो जो इमरान खान के इस स्लोगन से बहुत ज़्यादा मुतासर थे, और वो भी ये बिलीव करते थे। खास करके हमारी पार्टी के अंदर भी कई लोग थे जो ये समझते थे दयानतदारी के साथ कि वाकई पाकिस्तान की गुर्बत का, पाकिस्तान की बेरोजगारी का, पाकिस्तान के सारे मसाइल का तल्लक है जो है वो करप्शन से है, और करप्शन की वजह से दरअसल पाकिस्तान के ये हाल हुआ है। और उसमें लोग बिल्कुल जेन्युइनली बिलीव करते थे कि शायद इसमें पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, दो पॉलिटिकल पार्टियां ऐसी हैं जिन्होंने दरअसल करप्शन को जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया है, और उसकी वजह से जो है वो पाकिस्तान में गुर्बत और बेरोजगारी बढ़ी है। मैं उस वक्त उन लोगों में से था जो इस आर्गूमेंट को बाई नहीं करता था। लेकिन चूंकि क्या कहिए, ये हमारे कारकुन तो बेचारे इतने सियासी तौर पर हैं, उनको उनको आ, वो मौके मैसर नहीं हैं कि जिसकी वजह से वो पूरे सिस्टम को और हर तरह की चीज़ों को समझ सकें। उनकी नेक और शरीफाना आदर्शें अपनी जगह, लेकिन बहरहाल इमरान खान के इस पॉपुलिस्ट स्लोगन से तो मुतासर महाराज मोहम्मद खान जैसे लोग, जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी जो है वो सोशलिस्ट आदर्शों में गुजारी है, जदोजहद करते रहे, मजदूर तबके की बात करते रहे, किसानों की बात करते रहे, और बहुत सारे पाकिस्तान के अंदर ऐसे लोग थे जिनकी आदर्शें जो है वो सोशलिस्टिक थी, सेकुलर थी, डेमोक्रेटिक थी। वो भी मुतासर होके कई लोग जो है ना वो पीटीआई में शामिल हुए। महाराज मोहम्मद खान जैसे लोग भी जो बड़े जी जी, जहांदा और जिन्होंने बड़ी तहरीकों के अंदर हिस्सा लिया हुआ है, बड़ी कैद बहुत बड़ा नाम जी, बहुत बड़ा बर्दाश्त की और नाम, बहुत बड़ा नाम था, बहुत बड़ा उन नाम। तक के लोग जो है वो इस बात से मुतासर हुए हैं। तो लिहाजा हमारे अगर ये जो मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास वर्कर्स हैं, इनमें से अगर कोई मुतासर हो जाए, तो ये कोई अचंभे की बात मेरे लिए स्पेशली नहीं थी, क्योंकि इन्होंने कभी किसी इंस्टीट्यूशन के अंदर मुनज़्ज़म शऊर तो हासिल ही नहीं किया। तो बहादुर जहाँ खैर जो जो उन्होंने जिस मायूसी का इजहार किया वो तो अपनी जगह पे है। तो लिहाजा इमरान खान के इस बयानिए को काफी हद तक लोगों की, और खास करके नौजवानों की, और नौजवानों में भी उन लोगों की जो बहुत ही सतही किस्म की का शऊर रखते थे सियासत के बारे में, वो बहुत ज्यादा मुतासर हुए।
और उन्होंने ये एक तरह का वो सोच लिया कि अगर पाकिस्तान में इमरान खान जो है वो वजीर आजम बनेंगे तो फिर जो है वो पाकिस्तान के जो तरक्की और तामीर का एक दौर शुरू हो जाएगा। और यकीनन जो है ना, यहाँ जो करप्ट पॉलिटिशियंस हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, जर्नल्स हैं, वो सब जो है उनके खिलाफ जो है वो बहुत तादीबी किस्म की कार्रवाइयाँ होंगी। कई लोग आज भी इस गलतफहमी का शिकार हैं, जबकि गुर्बत ने, बेरोजगारी ने और उनके घरों पे डेरे डाल दिए हैं, और महंगाई का एक तूफान, शायद ही कोई घर ऐसा हो, खास करके मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास और गरीब क्लास का मैं इसलिए जिक्र नहीं कर रहा हूँ, तो वो तो बरसा भर से बेचारे मुश्किलात और मसाइब सही रहे, लेकिन जब वो उनको कम से कम रोजगार के मौके होते हैं तो वो डेली वेजेस पे काम करके तो कम से कम अपने घर वालों के, आज वो चीज़ भी उसमें यकीनन इस पेंडेमिक का भी बड़ा अमल दखल है। तो लिहाजा वो लोग आज, कुछ लोग आज भी उम्मीदें लगाए बैठे हैं कि इमरान खान जनाब अब कोई ऐसा करिश्मा करेगा कि पाकिस्तान की इकानमी में एकदम बूम आ जाएगा, पाकिस्तान से करप्शन नापैद हो जाएगी। तो मैं हमेशा ये कहता था कि अनफॉर्चुनेटली इमरान खान जो है या तो जानबूझ के या इनोसेंटली जो है वो सिस्टम को अंडरस्टैंड ही नहीं करते। ये सारी जो चीजें हैं, देखें एक मुल्क का सिस्टम है, फर्ज करें पाकिस्तान का, मैं चूंकि वहीं पला बड़ा हूँ और मुझे और जो आज़ाद कश्मीर है वहां भी, वहां आप ये देखिए कि तमाम महकमे जिनके पास फंड्स जाते हैं और वो फंड्स जिस वक्त पब्लिक के लिए इस्तेमाल होते हैं, तो महकमा, बाज महकमे जैसे PWD है, तो मेरे दौर में वो जो भी ठेका, फर्ज करें कि वो सड़क के किसी एक माइल का देते थे या किसी बिल्डिंग की तामीर का कोई ठेका होता था, चाहे वो स्कूल की हो, चाहे वो डिस्पेंसरी की हो, चाहे वो कोई गवर्नमेंट इमारत, तो उसमें ठेका जब मिलता था किसी को, तो उस ठेके के अंदर सबसे पहले 10% कट तो महकमा ही लगा देता था। जी, वो ओवरसीयर एसडी और आगे पीछे करके, जी जी। ना 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 ना, 10% तो हो गया महकमे का, अच्छा, पहले ही। पहले ही। और टोटल उसके बाद फिर आ जाता था ये जो जो ओवरसीज और ओवरसीयर, एसडीओ, एक्सियन, प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोजेक्ट डायरेक्टर। ये तो फिर बाद में आते हैं ना, कि फिर ये ठेकेदार को जो है वो आप एडवांस पेमेंट के लिए आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे, हैं तामीर करके वो करेंगे तो इतने पैसे देने पड़ेंगे, और अच्छा, उसमें भी अच्छा। यानी पटवारी और जो जो एसडीओ है, वो उसके मरूने मिन्नत होता है कि अगर वो उनको कुछ पैसे ना दे, उसमें से कुछ हिस्सा ना दे, तो फिर उसकी वो बजट उसके लिए मंजूर ही नहीं होता। वो बार बार जो है ना वो एसडीओ जाके तो दीवार उखाड़ देता है, सड़क उखाड़ देता है, और जिस वक्त ये नाकस लगा हुआ है। तो नतीजा ये है कि जो नट शेल उस प्रोजेक्ट पे जो पैसा खर्च होता है वो 30% भी नहीं होता। और यकीनन जब ठेकेदारी सिस्टम इतने ऑर्गेनाइज वे में है तो कुछ आखिर उसने भी उससे प्रॉफिट कमाना होता है। तो मैं ये कहता हूं कि इमरान खान साहब को ये पता ही नहीं है कि यहाँ जो करप्शन के जो या तो लेजिस्लेशन करके तो ये करार दिया जाए कि आज के बाद किसी भी अवामी तरक्याती या सरकारी किसी स्कीम के अंदर महकमे का कोई फंड जो है ना वो नहीं रखा जाएगा, बल्कि जो फंड जिस स्कीम के लिए मुख्तस किया गया है वो पूरे का पूरा फंड लगेगा और उसकी सुपरविजन जो है वो प्रॉपरली होगी। फिर भी चूंकि फरिश्तों की हुकूमत नहीं कायम हो जाती, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि आप अगर सख्त किस्म का कंट्रोल रखें तो जो 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 रिश्वत और करप्शन है इसका रेशो कम हो सकता है। जैसे कि आप ये देखें कि 2012 में जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का जो सर्वे आया था, तो उसके अंदर जो है वो करप्शन की जो रेशो थी वो भी बहुत ज्यादा हाई थी। लेकिन 2016 और 17 में जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का जो सर्वे आया उसके मुताबिक काफी हद तक उस पर कंट्रोल पाया गया। दैट्स वाई पाकिस्तान रेटिंग्स के अंदर जो है वो कम अज कम
जो है वो 116-17 के करीब आ गया। तो मसला ये है कि इफेक्टिव कंट्रोल से आप जो है वो करप्शन को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ये कहें कि, और करप्शन के फिर कई किस्में हैं, इंटेलेक्चुअल जो है वो डिसऑनेस्टी भी करप्शन की एक शक्ल है, कि आप गुफ्तगू के लिए बैठे और अपना वेस्टेड इंटरेस्ट लेके बैठे और लोगों तक जो है वो हालात जैसे हैं वैसे बयान ना करें, बल्कि उसके अंदर अपना भी तड़का और मसाला डालें, तो नतीजा ये है कि इसको कहते हैं कि इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी, और इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी बिग करप्शन को जन्म लेती है। तो एनी हो, चूंकि ये पॉलिटिकल पार्टीज जितने भी हैं और इनके अगर मेंबरान की तादाद, इनके असेंबली मेंबरों की तादाद अभी अगर देखें, इनका पूरा सोशियो इकोनॉमिक मतलब डेटा निकालें, तो ये वो सारे लोग हैं जो वन वे या दी अदर वे, यानी पाकिस्तान में सिर्फ वाइड इलेक्शंस हुए थे 1970 के, जिस इलेक्शंस में बहुत गरीब निहत्ते और बेबस लोगों को लोगों ने वोट दे के तो असेंबलियों के तक पहुंचाया था, तो वो भी नजरियात पे वोट दिए गए, उसमें नजरियात। ये नहीं कि कोई मतलब यह कि मेजोरिटी, बट सिंबॉलिकल। ऐसे ही जैसे एमकेएम के जो लोग असेंबलियों में थे, तो वो लोअर मिडिल क्लास के, और आज भी उनके खिलाफ जो करप्शन के जो चार्जेस हैं वो ना होने के बराबर हैं। उनके और चार्जेस उन पर बहुत हैं, लेकिन वो चार्जेस कम है। तो करप्शन कहने का वाला मसला मतलब नहीं ये है है कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये कोई मिडिल क्लास की नुमाइंदा नहीं है। मिडिल क्लास तो पैदा होती है आप जो मुल्क के अंदर जो पैदावारी सरगर्मियां स्टार्ट करते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली जब से इमरान खान साहब की हुकूमत आई है, यहाँ तो पैदावारी सरगर्मियां जो है वो कम हुई हैं। और अगर पूरे आप 1947 से लेके तो 2021 तक का दौर देखें, तो इसमें वाहिद इस्तिस्ना उस दौर की है जिस दौर के अंदर जो है वो नवाज शरीफ की हुकूमतें रही हैं। तो यहाँ मिडिल क्लास ज्यादा पैदा हुई है, या जुल्फकार अली भुट्टो साहब का, लेकिन उस वो मिडिल क्लास पैदा हुई है क्योंकि गल्फ के अंदर, मिडिल ईस्ट के अंदर जो है वो जो ज्यादा अपॉर्चुनिटीज जॉब्स की पैदा हुई, और वहां लोगों की जो तनख्वाहें पाकिस्तानी रुपए की निस्बत ज्यादा थी, तो लिहाजा वो भी एक मिडिल क्लास पैदा हुई। लेकिन उस मिडिल क्लास को सूडो मिडिल क्लास कहते हैं, क्योंकि वो अपने मुल्क के अंदर पैदावारी सरगर्मियों में हिस्सा लेने के नतीजे में नहीं पैदा हुई है। लेकिन यहाँ जो मुख्तलिफ किस्म की स्कीमें हुई हैं, चाहे वो अल्टीमेटली फेल्ड स्कीमें हुई हों, लेकिन उनकी वजह से लोग जो है वो पैदावारी सरगर्मियों के अंदर जुड़े हैं, लोग मैशियत के साथ जुड़े हैं, लोगों ने जो है वो खुद अपने बिजनेसेस एस्टेब्लिश करने के लिए इकदाम किए हैं, बैंकों ने उनकी मदद की है। लेकिन ये हुकूमत की पॉलिसियां होती हैं तो बैंक मदद करते हैं। तो और लिहाजा एक बात जो है वो, जब हम नवाज शरीफ साहब के दौर की किसी अच्छाई की बात करते हैं, तो इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि हम उस हुकूमत की जो दीगर शॉर्ट फॉल्स हैं हम उनको नजरअंदाज करते हैं। जैसे आज फर्ज करें कि कहा जाता है कि या अमूमी तौर पर पीटीआई से जो मुतासरा लोग हैं अपने सती शोर के तहत, वो इस प्रोपेगेंडे को बहुत बाई करते हैं, और वो ये कहते हैं कि जी हर कोई जर्नलों की जो है नर्सरी में उसने तालीम हासिल की है, तालीम परवरिश पाई है। परवरिश पाई है। देखिए बात यह है कि ये जब से पाकिस्तान बना है तो इसको डेमोक्रेसी कोई विरसे में नहीं मिली, और अनफॉर्चुनेट ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो है जो इनके बानियान थे, उन्होंने भी डेमोक्रेटिक सोसाइटी को डेमोक्रेटाइज करने के लिए कोई ऐसे इकदाम नहीं किए। और पाकिस्तान के अंदर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन भी, वैसे तो खैर 62 का कॉन्स्टिट्यूशन भी है और भी वो है, लेकिन एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूशन जिसको पाकिस्तान के वसी तरह के रिकॉग्नाइज करते हैं वो तो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है। और ये भी मैं आपको बता दूं, जिन लोगों को तारीख का थोड़ा बहुत भी शौर है, इसको कहा तो मुतफिका जाता है, इसमें कॉम्प्रोमाइजेस हुए। हालांकि जो बलोचिस्तान की लीडरशिप थी, जो खैबर पख्तूनख्वा की लीडरशिप थी, हत्ता कि जमीयतुल उलमा इस्लाम पाकिस्तान के जो मौलाना शाह अहमद नूरानी थे, वो उनके भी बड़े शदीद किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात थे। और उस वक्त की अगर डिबेट और डिस्कशन देखें तो ये कॉन्स्टिट्यूशन
पूरे तरीके से जो है वो मुतफिका नहीं था, लेकिन एक कंप्रोमाइज जरूर किया गया कि हमारे पास रूल ऑफ बिजनेस के लिए कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं है, तो एटलीस्ट कम से कम एक ऐसा डॉक्यूमेंट है कि जिस डॉक्यूमेंट को हम फॉर द टाइम बीइंग तस्लीम करते हैं। और उसके लिए उस वक्त जुल्फकार अली भुट्टो ने उन तमाम डेमोक्रेटिक फोर्सेस को ये यकीन दहानी कराई थी कि हम इस कॉन्स्टिट्यूशन को मोर डेमोक्रेटाइज करेंगे, इसमें लोगों को ज्यादा अख्तियार देंगे। सूबों के लिए भी आपको पता है कि कांग्रेस लिस्ट और ये, बल्कि ये कहा गया था कि 10 साल के अंदर अंदर तमाम सूबों को जो सूबाई खुद मुख्तारी है वो मुकम्मल तौर पर दी जाएगी। जो अनफॉर्चुनेटली आप ये देखें कि 1973 से लेके तो 2008 तक वो सूबाई खुद मुख्तारी या उस कॉन्स्टिट्यूशन का जो सोल एंड स्पिरिट था उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। ये तो 18th अमेंडमेंट के बाद आप ये कह सकते हैं कि सूबों को आपने कुछ अख्तियार दिया, और आज भी वो जो अख्तियार जो है वो एक मुंतखबा असम्बली ने जो दिया था, उस असम्बली के उस अख्तियार को, उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को मुख्तलिफ हीले बानों से जो है वो आप ये कह सकते हैं कि उसमें तरमीम करने की, उसको ख़त्म करने की कोशिशें हो रही हैं। कभी जो है वो सदारती बेशुमार निज़ाम के कर शोषे चुके छोड़े जा हैं। रहे हैं। तो सो दैट ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इनको लोगों को समझना चाहिए कि ये कोई रेवोल्यूशनरी पार्टीज नहीं है, लेकिन कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के पास इकोनॉमी को थोड़ा सा बेहतर करने का ही मनसूबाबंदी या प्रोग्राम है। और खास करके जो 1947 से लेके इस वक्त तक पाकिस्तान के जो मिलिट्री जनरल्स जो हमेशा इख्तदार के अंदर जो है ना, या तो जब 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 उनको जरूरत पड़ती है डेमोक्रेटिक एक सिविलियन फेस की, तो उस सिविलियन फेस के अंदर भी असल ताकत उन्हीं के पास होती है। और वो पॉलिटिकल पार्टीज जो जो उस वक्त बरसरा इख्तदार होती हैं, उनके पास कुल्ली अख्तियार नहीं होता अवाम को डिलीवर करने के लिए। इलाकाई तौर पर या अड़ोस पड़ोस के अंदर अच्छे ताल्लुकात बनाने के लिए उनको वो मैंडेट नहीं दिया जाता। और जो कोई भी ये कोशिश करेगा कि हम अमन के एजेंडे को आगे बढ़ाएं, मुल्क के अंदर जो है वो फिरका वाराना हमागी पैदा करने की कोशिश करें, रूल ऑफ लॉ को इंश्योर करें, उस हुकूमत को डिस्टेबलाइज कर दिया जाता है। जैसे आपके सामने 2015 से जो है वो एक डिस्टेबलाइजेशन का अमल जो है वो पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट ने शुरू किया, बावजूद इकोनॉमिकल इंडिकेटर्स बेटर होने के। तो जाहिर है कि ये कोई रिपोर्टें जो आप फर्ज करें कि उस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमी अगर 5 समथिंग थी, तो आज अगर वो 0.1 गई है, तो कैसे कोई पीटीआई का जो हमदर्द है वो हमसे ये तवक्को करता है कि हम इसको ग्लोरीफाई करें या हम ये कहें। या आज अगर तमाम इदारों के जहां जहां भी कोई पोस्ट खाली होती है वहां हजर सर्विस या रिटायर्ड फौजी जनरल को उसका सरबराह बना दिया जाता है, वेयर एज के सिविलियन जो है ना वो डिग्रियां हाथ में पकड़े बेरोजगारी का शिकार हैं। अपने तो पास हम छोले कैसे भी ये उनके। कह दें कि ये हुकूमत, लेकिन जो लोग जिनका या तो मफाद खुसूसी है या जो लोग अक्ल से बिल्कुल यानी पैदल हैं, वो आज के इस दौर को जो है वो ग्लोरीफाई कर सकते हैं। और उन उन हुकूमतों को जो माजी की हुकूमतें हैं उनको 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 हतफ़े तनकीद बना के तो कहीं ना कहीं मौजूदा इकदाम को जो है वो सपोर्ट करना चाहते हैं। तो ये चीज़ जो है वो मैं समझता हूँ कि एक वो आदमी जो मेहनत पे यकीन रखता है और हुकूमतों से कोई खुसूसी मफाद हासिल नहीं करना चाहता, एटलीस्ट उसके पास जो सच है और जो सच आज सारी दुनिया को नजर आ रहा है, अगर वो आदमी उस सच का इजहार करेगा तो हम उसको अप्रिशिएट करेंगे। हम समझेंगे कि तारीख से उसने या इर्तिका के इस अमल के अंदर उसने जो है वो सिस्टम के अंदर बेहतरी या बदतरी में तमीज करना सीख ली है। जो आज भी वही राग अलापता है जो जो हुक्मरान टोला अलाप रहा है और ये कह रहा है कि जी वो जी आईजीआई बनी थी। ये तो हकायक हैं पाकिस्तान की। हत्ता कि आप मुझे ये बताएं कि जुल्फकार अली भुट्टो से ज्यादा इसमें तो कोई दो आरा नहीं है। पाकिस्तान के सारे लोग, बल्कि दुनिया इस बात पे मुतफिक है कि ही मगरबी पाकिस्तान के अंदर जुल्फकार अली भुट्टो वाज ए मोस्ट पॉपुलर लीडर। लेकिन इख्तदार की मुंतकली में जुल्फकार अली भुट्टो ने भी जनरलों के साथ जो है मिल के
तो डेमोक्रेसी को इम्प्लीमेंट पाकिस्तान में नहीं होने दिया। वो डेमोक्रेसी जो डेमोक्रेसी उनको सूट नहीं करती थी, उन्होंने एक पार्टी की जो न्यूमेरिकल बर्तरी थी उसको एक्सेप्ट नहीं किया। और नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि वहां एक फौजी ऑपरेशन हुआ, हजारों लोग मारे गए, खवातीन की असमत दरी हुई, कत्ले आम हुआ, और अल्टीमेटली उस कौम ने जो है वो इस अजाब से आज़ादी हासिल करके बांग्लादेश बन गया। और आज बांग्लादेश की जो इकोनॉमी के इंडिकेटर्स हैं वो तो पाकिस्तान तो उसको मैच ही नहीं करता। आज उसकी इकोनॉमिकल इंडिकेटर्स जो हैं वो हिंदुस्तान से भी ऊपर के हैं, वो एक संजीदा मुल्कों की सफ में है। बाकी देखिए करप्शन, एक चीज जहन में रखिए कि वायबल डेमोक्रेसी के अंदर अगर करप्शन है भी, लेकिन लोगों को रोजगार है, प्रोडक्टिव एक्टिविटी हो रही है, यानी सरगर्मियां जो है वो पैदावारी सरगर्मियों में तेजी है, तो वो करप्शन जो है, जैसे चाइना इज नॉट ए करप्शन फ्री कंट्री, चाइना के अंदर बहुत बड़ी करप्शन है, लेकिन चूंकि लोगों की बड़ी तादाद, आप ये कह सकते हैं कि 95 से अबव लोग जो है परसेंट लोग जो हैं वो माशी सरगर्मियों के अंदर जो है वो उनकी एक्टिव इन्वॉल्वमेंट है, तो लिहाजा वो करप्शन जो है वो उनकी इकोनॉमी को अफेक्ट नहीं करती, बल्कि उस मैशियत के अंदर वो फैक्टर भी जो है वो उनको हेल्प कर रहा है। तो ये जो करप्शन फ्री के जो नारे लगाते हैं ये लोग, या तो इस दुनिया की उनको कोई शुद्ध बुद्ध नहीं है, उनको सिस्टमों का कोई अदराक नहीं है, जहालत की जो है वो वो मतलब दिमाग जो है उन्होंने सिर्फ कंगा मारने के लिए रखा हुआ है, और वो जाहिल तरीन है जो मैशियत के उसूलों को अंडरस्टैंड नहीं करते। हम कोई इसकी तबलीग नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम ये कहते हैं कि इस जिसको कैपिटलिस्ट सिस्टम कहते हैं, जिस सिस्टम के अंदर आप रह रहे हैं, इस सिस्टम के अंदर करप्शन फ्री नहीं, करप्शन कंट्रोल हो सकती है, करप्शन फ्री नहीं हो सकता सोसाइटी। इसलिए कि करप्शन फ्री सोसाइटी के लिए जिस तरह के माशी निज़ाम की जरूरत है वो माशी निज़ाम जो है वो अभी तक है कोई भी ये जो रवायती पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो उसके साथ जो है वो नहीं जुड़ी हुई है, और ना उसका वो दावा कर रही है। शौकत साहब, हमारे बॉस से अभी भी वो भी सवालात भी होते हैं। सोचा आपने करप्शन की बात की, मैं आपको छोटी सी बात बताऊं। मेरे एक मिलने वाले थे, वो एक हेड रसूल टेक्निकल कॉलेज है मंडी बहावलदीन और खारियां के दरमियान में, नाम सुना होगा आपने। जी जी जी। उसमें ओवरसीयर और ये कोर्स होते थे। तो उस बंदे ने वहां से कोर्स कर लिया। कोर्स करने के बाद फिर उसके कुछ रिश्तेदार थे, वो अमेरिका में होते थे, अमेरिका चला गया। अमेरिका जाके उसने मजीद कोर्स करके वो वहां पे एक आर्किटेक्ट या डिजाइनर किसी में बन गया, नौकरी की, 5-10 साल लगाए। तो उसका एक दोस्त होता था जो यहाँ पे पीछे ओवरसीयर बन गया था इधर पाकिस्तान में। तो उसने उसको कहा यार मुझे भी एक दफा अमेरिका बुलाओ, मैं देख लूं। कहता यार ठीक है। उसने वीजा भेजा, वो चला गया उधर। तो वो बेचारा 17वें फ्लैट मंजिल के फ्लैट पे रहता था। तो उसने कहा वो माशाल्लाह तेरा बड़ा अच्छा फ्लैट है, बड़ा प्यारा फ्लैट है। उसका यार ये फ्लैट क्या है, ये कर्जे पे है, तो कर्जे के लिए जो वो 20% में देना था, वो पुल देख रहे हो सामने, वो पुल। कहता हाँ वो पुल देख रहे हो, बड़ी ट्रैफिक है। कहता इस प्रोजेक्ट पे मैंने काम किया 3 साल, और फिर मेरी तनख्वाहों से पैसे बचते रहे, रात को काम करता रहा और ये फ्लैट ले लिया। ये मेरी कहानी है। कहता ठीक है। उसके बाद वो अमेरिका वाला पाकिस्तान आ गया। अब इन ओवरसीज साहब को मिला, ये भी उसको अपने घर की हवेली की छत के ऊपर ले गए। तो उन्होंने कहा यार तू तो बड़ा, मैं तो अमेरिका रह के इतने पैसे नहीं कमाए, तुमने ये क्या इतनी कनालू। उसने कहा ये कुछ भी नहीं है। फिर उसको लाहौर ले गया, उसने अपने प्लाट दिखाए, पिंडी दिखाए, कराची दिखाए, मरी में बहुत बड़ा विला दिखाया। तो ऊपर चढ़ गया। कहता यार तुमने किधर से इतने पैसे कमा लिए। कहता वो सामने पुल देख रहे हो ना। कहता मुझे तो कोई नजर नहीं आ रहा। कहता ठहर यार, बाएं तरफ देखो, वो सामने बिल्डिंग देख रहे हो। कहता नहीं। कहता बस ये जो है ना पुल और बिल्डिंग, उसकी कमाई से ये सब कुछ मैंने लिया है। यानी करप्शन ये है कि वहां पे जमीनी हकायक ही नहीं होते, वो पैसा खा जाते हैं। और फिर खासकर हमारे जो वजीर आजम है पाकिस्तान के, उन्होंने एक लफ्ज रखा हुआ है NRO। सर ये NRO क्या, इसका मानी क्या बनती, कोई मसला क्या है इसका? ये तो एक फिक्रा ऐसा हो गया कि पाकिस्तान में जनानी भी अपने बंदे को कहती जाओ मैं तुम्हें NRO नहीं दूंगी। बच्चे बाप को कह देते हैं पापा हम आपको NRO नहीं देंगे अगर आपने ये ना किया। क्या होता है ये? देखिए बुनियादी तौर पर ये इस
टर्म का जो इस्तेमाल हुआ है वो मुशर्रफ साहब के दौर में हुआ, जब बेनजीर बिल्कुल भुट्टो साहिबा की और मुशर्रफ साहब की जी बनी जो नेगोशिएशंस हुए, जी तो उसमें उन्होंने कहा कि जो आपके खिलाफ मुकदमात हैं जी वो हम वापस ले लेते हैं, जी और जो कॉन्स्टिट्यूशनल, उस वक्त एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मुशर्रफ साहब ने करवाई थी, जी और वो भी स्पेसिफिक थी बेसिकली बेनजीर भुट्टो साहिबा के लिए और नवाज शरीफ साहब के लिए। वो ये थी कि 2 टर्म्स जो आदमी प्राइम मिनिस्टर रहा हो जी। वो 3rd टाइम नहीं बन सकता। अच्छा, ये कौमी मुफाहमत में एक मायदा हो गया, तो ये माहिदा हुआ है। क्योंकि इसको इंग्लिश में जो उन्होंने तर्जमा किया है उसका रखा है कि नेशनल रिकॉन्सी रिकॉन्सिलिएशन ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस। कौमी तो, मुफाहमत उर्दू में। तो बात यह है कि वो बेनजीर साहिबा ने कहा कि हमें ये जो आपने मुकदमात हमारे खिलाफ बनाए हैं इनको आप इसी तरह रहने दें, हाँ लेकिन जो 3rd टाइम प्राइम मिनिस्टरशिप क्या जो आपने किया है ये आप वापस ले लें। बहरहाल वो उसको कहा गया कि जी एनआरओ हो गया, नेशनल रिकंसिलिएशन ऑर्डिनेंस जो आप लिया गया, तो उसके मुताबिक है। क्योंकि आपको पता है कि एक ऑर्डिनेंस जब सदर की तरफ से जारी होता है तो उसकी लीगल पोजीशन जो है वो 3 महीने की होती है, कि 3 महीने तक तो वो नाफिजुल अमल रह सकता है। 3 महीने के बाद वो ऑटोमेटिकली या तो असेंबली जो है उस ऑर्डिनेंस को रेटिफाई कर ले तो वो तरमीम बन जाती है, और अगर ना वो हो वो पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो जाती है वो अमेंडमेंट, और अगर ना करे तो वो 3 महीने के बाद वो ऑर्डिनेंस खुद ब खुद मर जाता है। ठीक। लेकिन आपको ये भी मैं बता दूं कि जो मुशर्रफ साहब ने एनआरओ किया था पीपल्स पार्टी के साथ, बेनजीर भुट्टो साहिबा के साथ, वो सारा जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो गया था, और किसी भी फर्द का केस वापस नहीं लिया। ये अलग बात है कि कोर्ट में अपीयर होने के बाद बहुत सारे लोग उन केसेस से बरी हो गए जो सियासी बुनियादों पे बनाए गए थे। बस वो मेरा मकसद यही तो, था कि इसका तो मानी पूछना बेसिकली एक था। मफामत का वो था। लेकिन मैं ये कहता हूं कि भाई अगर पाकिस्तान, दो चीजें हैं, मेरा तो मानना यह है कि पाकिस्तान इन आदाब के साथ, इन अदाओं के साथ, इस तरह के तौर अतवार के साथ ये मुल्क कभी सरवाइव नहीं कर सकता। जी और फिर जिस मुल्क के अंदर बहुत सारी तहरीकें जिनको आप अलर्गी की तहरीकें कहते हैं या राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन की मूवमेंट हैं, जी और उनमें मसल्ला जदोजहद का आंसर भी मौजूद हो, तो वहां तजिया करते हुए आज लोगों को बहुत मुतहत रह के करना चाहिए। इसलिए कि जब मशरकी पाकिस्तान के अंदर तहरीक स्टार्ट हुई तो उस वक्त भी कई लोग वो कहते हैं कि रावी चैन ही चैन लिख रहा था, जी और कई लोग जिस वक्त ऐलान जो है वो हो गया कि पाकिस्तान ने, यानी जनरल आगा मोहम्मद यहिया खान ने तकरीर करते हुए कहा कि एक महाज पे शिकस्त का मतलब ये नहीं है कि हमें मुकम्मल शिकस्त हो गई है। जी जी। हम पता नहीं खेतों में लड़ेंगे तो फैक्ट्रियों में लड़ेंगे तो गलियों में लड़ेंगे, हैं? खलिहानों में लड़ेंगे। और इधर जो है वो जो मगरबी पाकिस्तान का तकरीबन 5 से 7 हजार स्क्वायर किलोमीटर जो है वो इंडियन आर्मी ने अपने कब्जे में ले लिया। जी तो अल्टीमेटली जंग बंद हुई है, और मशरकी पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश बन गया। इसी तरीके से, और कई लोग उस वक्त बिलीव नहीं करते थे, जैसे आज भी कई लोग कहते हैं कि नहीं जी वहां तो खवातीन के साथ बेहुरमती नहीं हुई है, वो इतने लोगों को नहीं मारा गया। तो जो आदमी जो है वो किसी डिनाइल मोड में होता है ना, तो उसको हकीकत तस्लीम करवाना मुश्किल होता है। इसी तरह कहते हैं ना कि गुलाम की जो है ना वो 3 हैसियत होती हैं। एक वो गुलाम है जो मानता ही नहीं है कि मैं गुलाम हूं, वो अपने आप को आजाद समझता है, उससे उसकी अना जो है वो खत्म हो गई होती है। और उससे उसकी अना, आजादी का उस तो तसव्वुर, इंसानियत का तसव्वुर, रहने और जीने का
कोई म्यार जो है वो उससे खत्म हो जाता है। जी लिहाजा वो गुलामी में और आज़ादी में तमीज़ नहीं करता। कहते हैं, तारीख में कहते हैं कि ये एक बदतर गुलाम है जिसको आज़ादी का एहसास दिलाना बहुत मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन है। दूसरा गुलाम वो है जिसके लिए कहते हैं कि वो, उसको एहसास है कि मैं गुलाम हूं, जी लेकिन वो अपने आप को कमजोर और नातवा समझता है, और वो समझता है कि मैं आज़ादी के लिए जदोजहद नहीं कर सकता। जी तो कहते हैं कि इस गुलाम को किसी ना किसी वक्त तारीख के मनज़्ज़म इल्म और शऊर से आरास्ता परास्ता करके जदोजहद पे आमादा किया जा सकता है। जी और एक वो गुलाम है जिसको ये एहसास है कि मैं गुलाम हूं, जी और वो बिलीव करता है कि मुझे इस गुलामी की जंजीरों को काटना और उसके लिए जदोजहद करनी है। तो एक्चुअली वो हीरो होता है, स्ट्रगल करना चाहता है वो। स्ट्रगल करना, जो स्ट्रगल को बिलीव करता है। इसी तरीके से आज आप ये देखिए कि इमरान खान साहब ये कहते थे कि ये जो असेंबली मेंबरान हैं, नेशनल असेंबली के मेंबरान हैं या प्रोविंशियल असेंबली के मेंबरान हैं, इनको तरक्याती बजट देने का मतलब होता है करप्शन। और आज खुद उन्होंने कैबिनेट में फैसला किया कि हर मेंबर को 50 करोड़। 50 करोड़ दिया जाएगा, और हर मेंबर भी वो जो मर्द है, औरतों को कहा गया कि आपको तरक्याती बजट की कोई जरूरत नहीं है। वाकई वह उनको जरूरत भी वैसे नहीं है। हालांकि सबसे ज्यादा जरूरत अगर कोई है तो वो उन्हीं को है, लेकिन बहरहाल हम इस बहस में नहीं पड़ते। तो नहीं, आज इस उन्होंने, अच्छा, फिर जी। यह है कि अपनी ही बातों की आए रोज जो जो वो तरदीद करते हैं, और अपने ही दावों का जब वो तमस्कर उड़ाते हैं, तो अनफॉर्चुनेटली हमारे बहुत सारे जो अहबाब हैं जो इमरान खान के करिश्मे में अभी तक मुब्तला हैं, वो इस ये इसका भी तजिया करने की सलाहियत से मारूम है कि एक आदमी कल जब इख्तदार से बाहर था क्या कहता था और जो आज इख्तदार में आके वो क्या कह रहे हैं। ये मजबूरी है ना। नहीं, मजबूरी कोई नहीं है, देखें मजबूरी तो सेनेट के बंदे टूट जाएंगे सारे, उनको उधर से 5 5। अब भी वो मसला यही होगा, नहीं, वो 50 देखें, मंजूर वो नहीं आप क्या है कि एक कॉन्स्टिट्यूशन है। अच्छा, अगर पॉलिटिकल पार्टीज को अपने मेम्बरान असेंबली पे, प्रोविंशियल असेंबली के मेंबरों पे जिनको आपने टिकट दिया है, जी जो अवाम से मैंडेट लेके मुंतखब हुए हैं, जी अब आपको ये यकीन नहीं है कि ये आपके नामजद करदा सेनेटर्स को वोट देंगे, बल्कि आप ये कहते हैं कि ये कुछ पैसे लेके तो मुखालिफ को वोट दे सकते हैं। तो आप ये देखिए कि एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर अपने ही नुमाइंदों की किस कदर तजलील करता है, और उनके उनके शौर पे, उनकी कमिटमेंट पे, उनके फैसलों पे किस तरह के शक व शुबे का इजहार करके वो चाहता है कि असेंबली के मेंबरान को डिसिप्लिन करने के लिए शऊर की जरूरत नहीं है, बल्कि ऐसी कानून साजी तो पहले से मौजूद है, फ्लोर का क्रॉसिंग का कानून मौजूद है कि कोई भी अगर पार्टी को, 2018 में बलूचिस्तान में क्या करवाया था उनको पता है ना कैसे हुआ था। देखिए बात यह है कि जब उसका हल ये नहीं है कि आप इंतखाब का तरीकाकार बदल दें, उसका तरीकाकार यह है कि आप अपनी पॉलिटिकल पार्टीज में अपने सियासी कारकुनों की इतनी तालीम और तरबियत करें, उनको डिसिप्लिन सिखाएं, और उनको एतमाद दें, और उनकी बामी मशावरत से जो है वो, जब लीडर्स जो है वो बाला बाला बैठ के अपने जाती और पसंद और नापसंद के उम्मीदवारों को नामजद करते हैं, तो फिर जो 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 मेम्बरान्स हैं वो भी सेनेटर के इंतखाब में अपने आप को समझते हैं कि हम जिसको आपने नामजद किया है ये तो आपका कोई चेला चांटा होगा, इसकी कोई पॉलिटिकल खिदमत मेरे मुकाबले में कुछ भी नहीं है। तो पॉलिटिकल पार्टीज को चाहिए कि जब वो सेनेटर्स को नामजद करें तो वो अपने प्रोविंशियल असेंबली के मेंबरान्स को, राय नहीं मुमकिन है वो कोई किसी बेहतर आदमी को सेनेटर बना दे। तो जब आप उनकी आराह नहीं देते, अब उनको आप एक डंडे से हाँक के तो अपने पसंद के आदमी के बैलेट बॉक्स में
जो है वो वोट डलवाना चाहते हैं, और दूसरी तरफ आपने 50 करोड़ की बोली भी लगाई गई है, तो आप इसका मतलब ये है कि ना आपको अपने ऊपर, ना अपने पार्टी के ऊपर, ना अपने पार्टी के वो मेंबरान जो मुंतखब होके असेंबलियों में पहुंचे हैं, उन पे कोई एतमाद है। लिहाजा अब आप चाहते हैं कि जनाब हैं ये लोग जो है वो हाथ खड़ा, मैं कहता हूं कि अगर खुदा ना खास्ता कल हाथ खड़ा करने की ये शिक, यानी जो जो सुप्रीम कोर्ट है वो ये अमेंडमेंट कर भी दे, और जो लोग वोट नहीं देना चाहते वो उस दिन कोई बहाना करके ना हाजिर हों और वोट ना कास्ट करें, तो उसके उस पे तो कोई सजा लागू नहीं होती, फ्लोर क्रॉसिंग भी उस पे नहीं आती। और मैं ये कहता हूं कि अगर कोई वोट, अगर अगर कोई ऑर्गेनाइज पार्टी जो है वो इन इलेक्शंस को विन करना चाहती है, तो वो यही तरीका अख्तियार करे कि आप हमें वोट मत दें। आप वो 20 बंदूक को मैनेज कर ले कि 20 बंदे जो है वो पंजाब, अगर नून लीग मैनेज कर ले 20 बंदों को, या पीटीआई 20 बंदों को मैनेज कर ले, तो नताइज जो है वो टोटली डिफरेंट आ सकते हैं, और उनको वोट देने की तकल्लुफ भी नहीं होगा। तो लिहाजा ये अपने ही बनाए हुए कॉन्स्टिट्यूशन, अपने ही बनाए हुए उसूलों को जब आप डिविएट करते हैं इस खतरे के पेश नजर के इसमें मुझे कोई किसी किसी नुकसान का एहतमाल है, और उसके बाद आप जो है वो ज्यादा से ज्यादा कवानीन का सहारा लेना चाह रहे होते हैं, तो ये इस बात की निशानदेही है कि पाकिस्तान तारीख की एक इंतहाई वीक विकेट पे खड़ा है, और जो शख्स उस मुल्क को इस वक्त लीड कर रहा है, जो इख्तदार की कुर्सी पे बैठा हुआ है, उस आर्मी के सामने ना कोई उसूल है, ना कोई उसके सामने कोई टारगेट है। उसका एक ही टारगेट है, जो अगर अगर मुख्तलिफ इमरान खान की जो 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 सियासी कलाबाजियों का आप तजिया करें, तो वो ये था कि वो इस कुर्सी पे पहुंचना चाहता था, और अब इस कुर्सी पे बैठा रहना चाहता है, किसी भी किस्म के चैलेंज को जो है वो बर्दाश्त नहीं करता। लिहाजा उसके लिए उसको पैसे देने पड़े तो वो देने के लिए तैयार है, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करनी पड़े तो वो अमेंडमेंट करना चाहता है। वेयर एज कि मैं ये समझता हूं कि जरूरत इस चीज की है कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज को उसूल कायम करना चाहिए ऐसे कि जिसकी वजह से, जैसे आज अगर पीडीएम जो है, आप देखें ना कि पीडीएम ने कितनी बड़ी हाइप क्रिएट की, और मैं उस प्रोपेगेंडा को बिल्कुल भाई नहीं करता हूं कि पीडीएम खत्म हो गई या पीडीएम कमजोर हो गई। हाँ, उसमें आप ये कह सकते हैं कि पीपल्स पार्टी ने जिस तरह की तजावीज पब्लिकली रखी हैं, उन तजावीज की वजह से पीडीएम के अंदर एक यानी एतमाद की कमी जरूर नजर आ रही है। लेकिन पीडीएम जो है, अगर अदम एतमाद की तहरीक की कामयाबी के लिए फिर एस्टेब्लिशमेंट के साथ हाथ मिलाती है, तो मैं ये समझता हूं कि ये बदतरीन किस्म की बेउसूली होगी, और ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज जो है वही सबब होंगी इस मुल्क के अंदर एस्टेब्लिशमेंट को ताकतवर करने की, इस मुल्क के गरीबों और मजलूमों की जो है वो मसाइल में इजाफा करने का वो सबब होंगे। तो और फिर वो नवाज शरीफ के बयानिए को मैं समझता हूं कि शदीद किस्म का धचका लगेगा, और अगर इस मौके पे नवाज शरीफ ने कोई उसूली मौकफ न दोहराया, जो जो माजी का उनका मौकफ था, तो मैं समझता हूं कि इससे पीडीएम के साथ जो पाकिस्तान के इंटेलेक्चुअल्स की, पाकिस्तान के जमहूरियत पसंदों की, और वो लोग जो उस खित्ते के अंदर अमन देखना चाहते हैं, उन 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 उनकी उन उम्मीदों को बहुत शदीद किस्म का। जोकर साहब, हमारा प्रोग्राम हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह अभी टाइम है हमारे पास, लेकिन दो चार बातें और भी करनी है जो लाजमी आपसे करनी है, जी अगर आप इजाजत दें तो। जी, वो करें, लेकिन बहरहाल हमारे प्रोग्राम को 1 घंटा हो गया, तो मेरे ख्याल में 10 मिनट से ऊपर नहीं होना चाहिए हो। चलो कोई 10 मिनट कर लेते हैं, और मैं थोड़ी सी दो चार सवाल, लोगों ने सवाल बड़े, मुझे एक पूरा एक आपके लिए एक पैगाम आया हुआ है। जी ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये वो नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप ये ना सोचें कि मैं कोई अपनी तरफों कोई मसले, वो कुछ लोग होते हैं ना ना, जो, आप पेश करें। नहीं, कुछ लोग होते हैं कि वो किसी बंदे की मद्दासराई करते करते इतने होते हैं, तारीफ और तौसीफ में भूल जाते हैं, तो जिले उसके साथ थोड़ा होता है ना कुछ ऐसे कोई प्रॉब्लम, तो फिर वो ऐसे पीछे जाते हैं जितने कोरोना मरीज से बंदा डिस्टेंस रखता है।
जी ये एक शख्स हैं, इन्होंने स्पेशल आपके लिए मुझे कहा है कि ये शौकत साहब से इस पे एक प्रोग्राम कराएं। उन्होंने कहा कि आजाद कश्मीर के बारे में ये पूरा उन्होंने मुझे डिटेल दिया, मैं आपको ये पूरी भेजूंगा। ठीक है, तो ठीक है, लेकिन ये आज मैं बात नहीं कर, ये 50 सवाल है। ठीक अच्छा, ठीक। वो ना करप्शन की बात हुई, तो यूटिलिटी स्टोर्स के जो चीफ फिनेंशियल ऑफिसर थे ना, हम्म, उन्हें एड्डी वड्डी रिपोर्ट जी भेज दी वजीर आजम को, ये जो आपने जो मैनेजर वैनेजर जो फलाना फलाना लगाया वो। अब यहां से अगली बात मैं एक और बताऊं आपको कि पिछले एक महीने में 24 दिसंबर से लेके 25 जनवरी तक वजीर आजम साहब की 3 मुलाकातें हुई हैं 2 बड़ों से, जी सदा पे बुलाया गया। अब उन मुलाकातों का अभी जो है ना मखमसैया क्या हुआ है, लेकिन शनीद यही है कि भाईजान गल वधी है पे। उसके बाद मैंने आपसे एक और अर्ज कर बात करनी थी, जिसको वो मैंने आपको बताया कि मैं अगले प्रोग्राम में आपसे जरूर करूंगा बात। मुझे ना आपने अभी नवाज शरीफ साहब के बयानिए की बात हुई थी, मुझे एक अगले दिन एक मैसेज सा पढ़ने का मौका मिला। जब नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ वापस आई थी ना, जब वो अरेस्ट हुई थी, वो लंदन से आई थी पहली, जी जी। जब बेगम कुलसूम नवाज को बीमार छोड़कर, हम्म उस बंदे ने बताया जहाज में वो रेंजर्स और पुलिस और अदारे नवाज शरीफ को गिरफ्तार करने के हमलावर हुए ना, तो हम्म, उसी वक्त मरियम नवाज ने बाप के कंधे पे हाथ रख के ना, तो आप उसके आगे खड़ी हो गई, तो चलने लगी। कहता है ये मंजर ऐसा था कि उस वो बंदा कहता है, वो बड़ा एक शायर सा शायराना सा बंदा है, उसने कह रही जब जुल्म हो रहा होता है ना, तो उस वक्त कुदरती तौर पर इंसान को हिम्मत मिलती है, खा वो मर्द हो या औरत, क्योंकि वो ताकत जमीर की आवाज और इंसानियत की तदबीर से आती है। अदारू ने कई लोगों को लीडर बनाया होगा पहले, लेकिन जो लीडर जुल्म के मुकाबले में बनते हैं वो जेन्युइन होते हैं। और आज पाकिस्तान के पास एक खातून रहनुमा मरियम नवाज शरीफ उस मंजिल की तरफ जा रही है। क्या आप समझते हैं कि ये खातून, ये वो जो बेनजीर वाला एक मसला बना था हमारा, एक पास एक शख्सियत आई थी, उस तरफ बन जाएगी? देखिए बात यह है कि मैं तो ऐसी कोई हाई होप नहीं रखता हूँ, क्योंकि अगर गुज़श्ता 2 साल की ऊंच नीच को देखें जी और नून लीग की अ, सियासत और उसके अहदाफ देखें, तो मैं नहीं समझता हूँ कि मरियम नवाज साहब अभी कोई कोई रेवोल्यूशनरी लीडर हैं। इन्होंने जैसे नवाज शरीफ साहब अब तो उसको जो उनके मुखालिफिन है वो एक्सप्लॉइट ही करते हैं कि बीमारी का बहाना बना के तो बाहर गए। लेकिन अगर वो बहाना ना भी हो, लेकिन एक बात नवाज शरीफ साहब के हिस्से में ये बातें ज़रूर आती हैं कि जब मुशर्रफ साहब के खिलाफ एक तहरीक स्टार्ट हो गई और मुस्लिम लीग नून वहाँ एक MRD जी। 84 नस्ल 84 में, है 84 में ना, अच्छा, उसके ARD, ARD ARD रेस्टोरेशन ऑफ साहब के डेमोक्रेसी, खिलाफ। जी जी मुशर्रफ के खिलाफ। जी तो उस वक्त उन्होंने एक दस्तखत करके एक मायदे के तहत वो बाहर चले गए। देखिए सियासतदान जिस वक्त मौत पे यकीन नहीं करेगा ना और जद्दोजहद के अमल में अपना रवैया नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग नहीं दिखाएगा, तो उस सोसाइटी के अंदर बेहतरी नहीं आती। जब लीडर कॉम्प्रोमाइज की तरफ जाता है, एक है कि आप जलावतन हो गए, जैसे सिकंदर मिर्जा को अयूब खान ने जहाज में बैठा के जहाज को रवाना कर दिया कि अब ये जिधर भी हैं इस जाके बहरूत में छोड़ आओ। तो जब आप दस्तखत करके जाते हैं अपने पूरे बावर्चियों समेत, तो ये एक है, मैं समझता हूं कि उनकी जदोजहद पे एक कलंक है। और उसको भी लोगों ने किसी न किसी शक्ल में उनको मार्जिन दे दिया, बुला दिया कि जुल्फकार अली भुट्टो साहब डट के फांसी लग गए, तो लीडर्स को मरना नहीं चाहिए बल्कि लीडर्स को डिलीवर करना चाहिए। लेकिन आप जो है वो 2 साल तक आपने एक
खामोशी अख्तियार कर ली और मरियम नवाज साहिबा का जो ट्विटर अकाउंट है वो खामोश हो गया। इसमें भी कोई शक नहीं है कि जब लीडरशिप जो है वो आपने शहबाज शरीफ के हक में दे दी तो डिसिप्लिन का तकाजा है कि यू शुड फॉलो योर लीडर। जी लेकिन नवाज शरीफ और मरियम नवाज कोई आम तरह के कारकुन नहीं हैं कि जिनको शहबाज शरीफ के हर इकदाम की हमायती करनी है। उनका अपना एक बयानिया जो जो नवाज शरीफ साहब को जब ओस्ट किया गया था तो आपने जो है वो इस्लामाबाद से लेकर लाहौर तक जो मार्च किया, जिसमें लोगों को कहा कि किस तरह जमहूरी हुकूमतों के खिलाफ हैं डिस्टेबलाइजेशन का अमल शुरू किया जाता है, एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, जुडिशरी के खिलाफ आपने और बहुत जेन्युइन सवालात उठाए थे। तो अगर उस मौके पे वो कंसिस्टेंट रहते, जी या जैसे फर्ज करें कि आपने जो पीडीएम बनने के बाद आपने एस्टेब्लिशमेंट को टारगेट किया तो उससे पीडीएम की एक उठान जो है ना वो बन गई। जी आप यकीन जानिए कि ये पीडीएम का अलायंस नहीं था जिसने लोगों को अट्रैक्ट किया। ये नवाज शरीफ की तकारीर थी कि जिन्होंने उन तकारीर के नतीजे में एक उम्मीद बनवाई कि अब फौजी जनरलों के एहतसाब का वक्त आ गया है और एस्टेब्लिशमेंट को इख्तदार से बेदखल करने का वक्त आ गया है। जी लेकिन फिर ये जो पीरियड जा रहा है जी गोमगो का, कन्फ्यूजन का, क्यास का, तो जी इसमें जो है वो मुस्लिम लीग नून के पास जो तल्ख तजर्बे उन तल्ख तजर्बों की रोशनी में उसको आवाम की रहनुमाई बिला खौफ व खतर करनी चाहिए। ये जो नासहीन जो है वो उनको बताते रहते हैं कि हमें वहां तक नहीं जाना चाहिए जिससे इख्तदार के दरवाजे, हमें ऐसा इख्तदार जिस इख्तदार को 3 दफा आपने एंजॉय किया और आपको मुलाजमों की तरह ट्रीट किया गया, आपको अपने अख्तियारात का इस्तेमाल नहीं किया गया, एक अवाम के मकबूल रहनुमा के तौर पर आप फैसले करने पे कादर नहीं थे, तो जी वैसा इख्तदार जो है उसके उसके उसूल के लिए अगर आप कॉम्प्रोमाइज करते हैं तो सोसाइटी के अंदर तो कोई तब्दीली नहीं आएगी। तो लिहाजा अभी नवाज शरीफ साहब को और मोहतरम मरियम नवाज साहिबा को जो है मैं समझता हूं कि जद्दोजहद का अभी हकीकी फेज तो शुरू ही नहीं हुआ है। जी अभी तो आप ये कह सकते हैं कि आपने वार्म अप किया है, जलसे किए हैं, जुलूस निकाले हैं। असल इम्तिहान तो इस लीडरशिप का उस वक्त शुरू होगा जिस वक्त ये एक फैसला कुन लड़ाई के अमल में दाखिल होंगे। उस वक्त बयानिया क्या आपके सामने है। अगर उस बयानिए के अंदर सिर्फ टारगेट इमरान खान है, जी ठीक है, आपके लोग जो है वो इमरान खान ने उनको जलील करने के लिए कोई कसर उठा नहीं रखी और हर वक्त उसने तुमतों का सहारा लिया है। अल्टीमेटली तो इख्तदार से जिस शख्स ने बेदखल होना है आवाम के सामने वो जी तो इमरान खान नहीं होना है। लेकिन इसके साथ साथ जो पीछे बैठे हुए जो 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 खिलाड़ी हैं, जो आगे जो है वो तितलियां नचाते हैं, अगर वो डोर नहीं कटती तो फिर कोई उम्मीद जो है वो आप कर नहीं सकते। और पाकिस्तान के लोगों की जिंदगियों के अंदर कोई भलाई नहीं आएगी और नवाज शरीफ साहब को और मरियम नवाज साहिबा को जो है वो बिला खौफ व खतर जो है वो अपने बयानिए को रीइटरेट करना चाहिए, उसको दोबारा बयान करना चाहिए ताकि किसी किस्म का कोई कन्फ्यूजन और क्यास ना हो। बेशक बेशक इख्तदार की मंजिल से आप साल 2 साल अगर डिले भी हो जाएं और इमरान खान अगर इस कुर्सी पे 2.5 साल रहा है तो तब भी आप जिंदा हैं तो 2.5 साल और रह लेगा, तो इससे कोई ऐसी क्यामत नहीं आ जाएगी, इससे कोई लोगों पे मौत वाकया नहीं हो जाएगी। लेकिन सियासत के अंदर उसूलों को परवान चढ़ाना जो है और उसूलों के खातर लड़ना, उसूलों की खातर जेल के अंदर जाना जो है, उससे एक उसूली सियासत जन्म लेती है और लोग फिर इंस्पायर होते हैं ऐसी पॉलिटिक्स से जो पॉलिटिक्स लोगों को कुर्बानी सिखाती है। ये जो कमर्शियलिज्म पॉलिटिक्स में आया है, सियासत के अंदर कमाओ की जो पॉलिसी आई है, जो पहलू आया है, जिसकी वजह से सियासी कारकुन जो है वो अपनी मंजिल से बहुत दूर हो गया है, इसको दोबारा पटरी पे उतारने के लिए जब तक लीडरशिप को वो कुर्बानियां तो तारीख में लीडरशिप ने नहीं दी है, वो कुर्बानियां देने का वक्त आ गया, तब जाके
तो आप सियासत के अंदर जो है ना एक पहले मानसी, एक नेक और शरीफाना आदर्श ला सकते हैं और सियासी कारकुनों को एक नस्बोलाइन मिलेगा। अदरवाइज तो आज के दौर में तो हर आदमी ये समझता है कि डंग टपाओ, सियासत में पैसा कमाओ, कोई ना कोई जो है वो और कुछ नहीं तो सोशल मीडिया पे बैठ के तो हुक्मरानों के गीत गाते रहो ताकि जो है वो सोशल मीडिया की टीम में आपको भी भर्ती कर लिया जाए। और मुझे पता है कि कई लोगों ने ये कोशिश करके वो भर्ती हो गए हैं और उनका काम सारा दिन सवाए प्रोपेगेंडा करने के, सवाए हुकूमत की तारीफ और तौसीफ करने के और कुछ नहीं रहता। तो सियासी कारकुन का काम ये होता है कि वो हर हुक्मरान का एहतसाब करे, उसके साथ कोई अपना जाती बुग़्ज़ ना बयान करे। नवाज शरीफ साहब जिस वक्त इक़्तिदार में थे तो हम उस पहलू की हमायत करते थे जो वो असर्ट कर रहे थे खित्ते के अंदर अमन के लिए। वो जो कह रहे थे कि हम बारूद खरीद के गुर्बत नहीं पालेंगे, मैं ये समझता हूं कि ये बहुत बड़ा बयानिया था। हिंदुस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात के लिए, ये पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए बहुत जरूरी था। वो तो फिर लेकिन उस एजेंडे को डिरेल किया गया। तो और आज एक ऐसी पॉलिसी है जिसको आप पॉलिसी कह ही नहीं सकते सिवाय इसके कि तू मैं। आज की सियासत में पाकिस्तान के अवाम को कुछ भी डिलीवर नहीं हो रहा सिवाय तू के, सिवाय मैं के, सिवाय गाली के, सिवाय गालम गलोच के और एक दूसरे की किरदार कुशी के। तो लिहाजा ये अमल तभी रुकेगा जब अपोजिशन की पार्टियां, अपोजिशन की जो लीडरशिप है वो गैर मामूली कुर्बानी देगी, गैर मामूली। ये रवायती कुर्बानी नहीं कि एक जलसा कर लिया, उसके बाद बैठ के फिर एक दावत खा ली, फिर उसके बाद जो है ना दूसरा जलसा कर लिया, फिर बैठ के दावत खा ली। नहीं, इस लीडरशिप को अपने जिस्म से गोश्त और खून निचोड़ना होगा, तब जाके जो है वो इस मुल्क के अंदर कोई बेहतरी की तब्दीली आएगी। ये 70 सालों से जो लोग झोंके बन के पाकिस्तान के लोगों का खून चूस रहे हैं, इन झोंकों को बदन से निकाल के बाहर फेंकना कोई आसान काम नहीं है। और जो लोग ये समझते हैं कि एक दिन के अंदर कोई हथेली पे जो सरसू जमाने चाहते हैं और जो ये समझते हैं कि वो बस पीडीएम ने जलसे कर लिए, पीडीएम नाकाम हो गया, तो उन लोगों को भी ये याद रखना चाहिए। डॉक्टर साहब, तो एक दो दिन की तारीख नहीं है। प्रोग्राम अभी तो तवील हो गया। मतलब यह है कि मरियम नवाज साहिबा की जहानत को मैं अप्रिशिएट करता हूँ। इंटेलिजेंट हैं, बोल्ड हैं। उन्होंने इस अरसे के अंदर ये जो महीना 2 महीने में जिस तरह लोगों को एक्टिवेट किया है, अपने कारकुनों को एक्टिवेट किया है, एक बयानिया को असर्ट किया है, तो ये अच्छी बात है। लेकिन अब इसमें तसलसल होना चाहिए। शौकत साहब, बात यह है कि हमारा प्रोग्राम तवील हो गया। 1 मिनट 2 मिनट में नाजरीन से बात करता हूँ। मेरे नाजरीन, आपने शौकत कश्मीरी साहब के ख्यालात सुने, हमने उनसे बहुत मुस्तफीद हुए और उन्होंने हमें बहुत कुछ बताया, बहुत सी चीज़ों के बारे में हमने जो उनने पर्दा उठाया। हम इंशाल्लाह अगला प्रोग्राम भी उनके साथ करेंगे। और अगले प्रोग्राम से पहले मैं 2-3 बातें करना चाहता हूँ। एक शेर था, बिछड़ा कुछ इस अदा से कि सारा शहर ही रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरां कर गया। तो जहांगीर तरीन ऐसा शख्स था जो सेनेट की रौनकें बहाल कर सकता है, और वो बिछड़ा हुआ था। अब हमारे वजीर आजम को उसकी बड़ी याद आ रही है। सुना है कि जो पैगाम है वो इस तरह भेजे जा रहे हैं कि जनाब, हम तो एक ही थे, एक ही राह थी, बस कुछ देर के लिए कुछ पगडंडियां बदली थी। अब उनको वापस लाने की कोशिश की जा रही है। चलो, उधर मरियम नवाज शरीफ ने यह कहा एक सवाल पे कि परवेज इलाही साहब को वजीर आला बनने का बना सकते हैं। उन्होंने कहा जी बन जाते। तो मुझे शक पड़ा कि यहां पे भी थोड़ा वही तरीका है कि कुछ ना कुछ तो चल रहा है। और इंशाल्लाह शौकत कश्मीरी साहब से अगली बार इस बार भी बात करेंगे। और शहबाज गुल और शिबली फराज साहब के दरमियान इख्तियारात का बड़ा बड़ा झगड़ा, प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने कहा चुप कर, वजीर इतलात और नशरियात मैं हूं और ये मेरा काम है। और इंशाल्लाह अगली दफा एक आपको मतलब वो कर दूं जी कि वो शहबाज गिल साहब को तो उन्होंने डांट दिया इसलिए कि मैंडेट मेरा है एज वजारत इतलात और नशरियात के जी। लेकिन दूसरे दिन जो है उनको दूसरे एक मशीर के साथ बैठ के फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पड़ी। वो डांटा था।
हैं। वो डाडा ऐसा सी। ये आप नहीं कहा। दूसरी बात यह है कि जहांगीर तरीन और ये सारे लोग एक ही थैली के छठे पट्टे हैं, और ये जाती छोटी मोटी नाराजगियां जो है वो इनमें ये अरे सुलह 200-300 अरब की लड़ाई सी की कर दी, छोटी मोटी किधर जी, कुछ 200 अरब सी। पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में ये छोटी मोटी लड़ाई ही है। 22 करोड़ हर बंदे ने 10 रुपये दियो ता बन दे। जहां वो हर एंकर बैठ के जो है ना वो खरबों की बात करता है, हैं? तो उस एतबार से जिस आदमी को ये हुकूमत बनाने का सेहरा है, उसने अगर कोई 3-4 अरब रुपया कमा लिया किसी 200 200 200 हैं? 200 अरब। ये तो जुमला मोतरीजा था। फिर इस पे बात करेंगे। बहुत बहुत इंशाल्लाह। शुक्रिया लेकिन पीएम साहब की मसरूफियात पता है आजकल क्या है? जी। आखिरी आखिरी बात नाजरीन को बताऊंगा, अगली दफा शेयर करूंगा। वो हर रोज तर्जमानों को बुला के ये कहते हैं कि इतनी तारीफ करो कि मैं एक नेक ते बहादुर लीडर जरा ना बड़े दौर बाद बड़े अरसे बाद मिलिया, लिहाजा लोगों को मेरी कदर करें। और हर जो है ना वो अब उनको नमाजी परहेजगार तस्बीह उनके बाएं हाथ में होती है, कभी दाएं हाथ में शेरू की संगल दाएं में और कभी वो टाइगर की बाएं में, तो कभी वो चप्पल समेत ही खड़े होते हैं नमाज के पीछे, बिल्कुल जहाँ नमाज के पीछे चप्पल आधी उतारी होती है, नमाज नहीं थी, इतने ही परहेजगार हो गए और वो धूप में नमाज पढ़ते हैं। खैर हम इस पे अगली बार बात करेंगे, ये उनका जाती मसला है, हमारा नहीं है। अल्लाह और अल्लाह उनका मामलात जाने, हम तो हकूक बाद में आते हैं। अच्छा शौकत साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी बहुत नवाजिश। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में हम आपको फिर मिलेंगे और अपने नाजरीन से बात करेंगे। और अगले प्रोग्राम में आजाद कश्मीर से राजा साजिद महमूद जो सहाफी हैं, उनका एक तवील खत आपके नाम है, वो मैं आपको पढ़ के भी सुनाऊंगा, फिर उसके बारे में आप बात करेंगे थैंक यू। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज जी। अल्लाह।